मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या पोटेंशियल जाएगा। अब जरा सोचो ये जो जितने भी पीले कलर के आप देख रहे हो सबका सब वायर है। तो वायर में जब तक कोई बीच में रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं हो तब तक उसमें वोल्टेज सेम रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे V वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, तो सोचो अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 माना, इस एंड का पोटेंशियल 0 माना और इसका V माना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V हुआ होगा। सोचो तभी तो यहाँ डेल्टा V हुआ होगा। अब सोचना, तुमने इस ब्रांच का पोटेंशियल 0 मान लिया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी 0 ही होगा। अब एक ही वायर है, तो नीचे से ऊपर बढ़ते बढ़ते जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ऊपर जाते भी पोटेंशियल यहाँ भी पोटेंशियल 0 ही होगा। आगे बढ़ के गए, यहाँ भी वही वायर है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा। इसके ऊपर भी सेम वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा। इसके नीचे भी वही वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। बहुत सही। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि रास्ते में अब कैपेसिटर है। अब दूसरी कहानी, इस एंड पे चलो, दूसरे वाले एंड पे यहाँ का पोटेंशियल V होगा, तो फिर यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा। आगे बढ़ो, एक ही वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V, ऊपर भी सेम वायर है तो वहां का पोटेंशियल भी V। उसी तरीके से नीचे उतरोगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी V। भाई हमारा टारगेट हर कैपेसिटर के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना है। हमारा टारगेट हर कैपेसिटर के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है भाई, हर कैपेसिटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख दिए। जैसे C1 के एक तरफ V है और दूसरी तरफ 0, C2 के एक तरफ V है दूसरी तरफ 0, C3 के एक तरफ V है दूसरी तरफ 0। यानी कि अभी मैं जैसे ही बात करता हूं किसकी किसकी, ध्यान देना, इस C1 की, C2 की एंड C3 की। जैसे मैं C1 C2 और C3 की बात करता हूं, इन सब के एंड पे पोटेंशियल सेम है। मतलब तुम कहोगे कि इन सब का पोटेंशियल सेम। भाई फिजिक्स में पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे फिजिक्स में फोर्स बोलते हो तो वहां उसका मतलब ही होता है नेट फोर्स, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों, ये तीनों ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल। पैरेलल की परिभाषा ही ये है कि भाई 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, अगर एंड के पोटेंशियल सेम है जितने के भी, तो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम हो गया, पोटेंशियल तो सेम हो गया। ओके, पोटेंशियल तो सेम है, बहुत बढ़िया। अब जब पोटेंशियल सेम है तो मेरे पास दिमाग गया कि यार Q इक्वल्स टू हमने सुन रखा है CB, और V चलो सेम हो गया, मतलब पक्का पक्का Q डिवाइड होगा, Q डिवाइड होगा। सोच के देखो, Q पक्का डिवाइड हो रहा होगा। अब एक ही साथ चार्ज और पोटेंशियल दोनों सेम नहीं हो सकते, या तो चार्ज सेम होगा या तो पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, यहाँ Q डिवाइड होगा मतलब तीनों कैपेसिटर में, C1 में, C2 में और C3 में, तीनों में, C1 में, C2 में, C3 में जो चार्ज होगा वो पक्का डिफरेंट होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल एकदम से ऑब्वियस है। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज डिफरेंट होगा, अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। बहुत सही, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब हम इसी चीज को यहां से समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब आपको एक बात समझाता हूं। देखिए, चार्ज का डिवीजन चला रहे हैं, तरीके से उसको समझना चाहते हैं। माना बैटरी लगाते ही सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा। इस तरीके से यहां से चार्ज गया, घूमता 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 घूमता, और मानिए यहाँ पे एंट्री होती है किसी चार्ज की, जिसका नाम है चार्ज नंबर Q। ये Q नाम का चार्ज इंटर हो गया, Q नाम का चार्ज यहां से इंटर हो गया। ठीक है भाई, ये Q चार्ज इंटर हो गया। अब ये Q चार्ज को जाने के लिए 3 रास्ते मिले, एक रास्ता ऊपर की तरफ, एक रास्ता आगे, एक रास्ता नीचे की तरफ। मतलब इस बात की पूरी गारंटी है कि इस पॉइंट पे जहां पे 2 से ज्यादा रास्ते हों उसको जंक्शन बोलते हैं। मतलब इस जंक्शन पे चार्ज डिवाइड होगा। माना ऊपर Q1 चला गया, नीचे बीच में Q2 गया है और नीचे गया है Q3। इसका मतलब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई यहाँ तो चार्ज के टुकड़े हो गए, ये जो Q था ये 3 टुकड़ों में बट गया, Q1, Q2 और Q3। अच्छा, Q तो नेट चार्ज है और Q का फॉर्मूला होता है CV। अब भाई, अब ये 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को मिला के अब जरा सोचो, एक दिमाग लगाओ। हमने यहाँ 3 कैपेसिटर बनाए, मैं चाहता हूं कि तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर बनाऊं जो वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। तो उस सिंगल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी आएगी उसको C इक्विवेलेंट कहेंगे।
सोचो, मैंने इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया और जो वही काम करे जो तीनों अकेले अकेले कर रहे थे, उसको उस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी को C इक्विवेलेंट कहते हैं। अब Q1 लिखना है तो इसको तो लिखूंगा C1 इंटू वी। अच्छा, Q2 लिखना है तो C2 इंटू वी, और Q3 लिखना है तो C3 इंटू वी। V सबका सेम है इसलिए सब में V रखा। इसको कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, C इक्विवेलेंट जो हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3। ये लोगों को याद होता है, कहते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से जुड़ता है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अगर यही रेजिस्टेंस रहता तो इन्वर्स लेके जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, आप जानते हो। पैरेलल में मेन बात आप समझिए, वोल्टेज सेम रहा था और चार्ज का डिवीजन हुआ था। वोल्टेज सेम और चार्ज का डिवीजन रहा। आइए, मैं ये कह रहा था कि देखिए कैपेसिटर इसमें तो सीरीज में तो जुड़ेगा। देखिए 3 है तो 3 C होते, 4 हैं 4 C होते, 5 है 5 C होते, n है तो n C होगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। वो पहले पैरेलल के एक ही नियम है, पैरेलल में V तो भैया सेम रहेगा और दो ही लोग होते हैं, एक चार्ज दूसरा वोल्टेज। अब V सेम है तो पक्का Q डिवाइड होगा। ओके, और डिवाइड करने के नियम वही है, Q इक्वल्स टू CB। अब जरा सोचो, Q इक्वल्स टू CB होता है डिवाइड करने का नियम, बहुत सही। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जो काम आता है बहुत, Q इक्वल्स टू CB है। चलिए भाई, अब मजे की बात यह है कि इस पूरे में V तो सेम होगा, तो जरा सोचो Q अगर 1 वाला लोगे तो C भी 1 वाला ही लेना पड़ेगा। सोच के देखो, Q अगर 1 वाला लोगे तो C भी 1 वाला लेना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा रिलेशन। क्या है ये मामला, ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक सेटअप बनाओ, मान लो इस तरह का कुछ है, बढ़िया है, और आपने बढ़िया इसको कैपेसिटर बना दिया, एक कैपेसिटर ऊपर और एक इधर। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा साइज इसको छोटा कर लो, ठीक है कर लो। सोचना क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो पहले वाले का नाम तुमने रखा C1, दूसरे वाले का नाम रखा C2, एकदम सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब होगा यहाँ क्या, चार्ज डिवाइड होगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो जो Q चार्ज यहाँ से गया होगा इसके दो टुकड़े हुए होंगे। मानिए ऊपर वाले को Q1 मिल गया और नीचे वाले को Q2 मिल गया। सोचिए हमने क्या क्या समझा। हमने ये समझा कि अगर मैं चार्ज निकालूं किस पे, चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 1, तो पहली बात तो उसका नाम होगा Q1। दूसरी बात, अगर मैं चार्ज निकालूं ऑन कैपेसिटर नंबर C2 तो उसका नाम होगा Q2। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। अब मजे की बात यह है कि हमने जब Q इक्वल्स टू CB लगाया था और V हमारा जब सेम आया था, तो इसमें से एक बात तो श्योर है कि Q प्रोपोर्शनल C है। अच्छा, मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज Q है। सोचो यहाँ पे Q बराबर ये क्या है, ये टोटल चार्ज, और ये Q जो टोटल चार्ज है ये मुझे पता है, इसी टोटल चार्ज में से बंटवारा होना है। ये पूरी वैल्यू तो मुझे पता है, इसी में से बंटवारा होगा। और बंटवारा भी कैसे होगा, बंटवारा भी इसी तरीके से होगा, Q प्रोपोर्शनल C के फॉर्म में बंटवारा होगा। मतलब जिसका चार्ज उसी की कैपेसिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसका चार्ज उसी की कैपेसिटी, उसी का कैपेसिटेंस, जो आपकी मन करे आपका लिख दो, उसी की कैपेसिटी लिखनी है। अच्छा ओके, इसका मतलब Q1 पे चार्ज चाहिए तो इसके सामने में तो पहले C1 आएगा, नीचे टोटल कैपेसिटर कितना है, C1 प्लस C2। अच्छा, और ये डिवाइड, अब ये देखना, अब ये इनटू कर दोगे Q। ये एक शॉर्टकट है जब आपको टोटल चार्ज पता हो और किसी एक पे चार्ज निकालना हो। जैसे अब Q2 पे निकालता हूं, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, Q2 पे चार्ज चाहिए तो Q2 पे चाहिए तो C2 ऊपर, नीचे C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। इसको बोलते हैं चार्ज डिवीजन टेक्निक। जिस पर चार्ज चाहिए उसी की कैपेसिटी लिखिए, चार्ज डिवीजन टेक्निक। आराम से देख लो, पहले चार्ज डिवीजन टेक्निक आराम से देख लो, जब समझ में आए तो एस टाइप करना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की देखना ध्यान से, क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, कैपेसिटर का सेट बनेगा। ठीक है भाई, कैपेसिटर 1 2 3 नीचे कुछ लगा देंगे, ठीक है।
एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, नीचे एक सेल लगा दो, ये लगा दिया, नाम रख दो, ये ले लो C1, ये ले लो C2, ये ले लो C3 और एक V वोल्ट की बैटरी यहाँ से लगा दीजिए। V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इसके बाद जो कहानी इसकी होगी आप जानते हैं, इसकी कहानी आप जानते हैं। सबसे पहले V वोल्ट की बैटरी लगाते ही इसमें से चार्ज का फ्लो होगा, ये Q यहाँ से निकलेगा और इस Q को जाने के एक ही रास्ते है, इसीलिए Q चारों तरफ से घूमता हुआ हर कैपेसिटर को क्रॉस करता हुआ यहाँ से वापस इस बैटरी के अंदर जाएगा। तो इसमें तो कहीं से कोई समस्या नहीं है, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से और क्या क्या समझ सकता हूँ, और क्या क्या समझ सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि भाई एक बात तो फिक्स है, यहाँ चार्ज सेम है। अब जहाँ जीवन में चार्ज सेम हो तो वहाँ वोल्टेज डिवाइड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, दो ही तो लोग हैं, Q इक्वल्स टू CV, चार्ज सेम है, देखिए Q इक्वल्स टू CV, C तो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे अगर Q सेम हो गया जहां भी, तो वहां V की मजबूरी है कि इसको डिफरेंट होना पड़ेगा। अच्छा, और ये वाला V कौन है भाई, ये V तो टोटल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको पूरे सर्किट का मिला है वो V है, मतलब जो भी बंटवारा होना है इसी V से होगा। तो कैसे होगा, तो सोचो इस C1 के हिस्से में कुछ वोल्टेज गया होगा V1, इस C2 के हिस्से में कुछ गया होगा V2 और C3 के हिस्से में कुछ गया होगा V3, और पक्का ये तीनों मिलके V बने होंगे, तो फिर टोटल तो V ही है। तो V बना होगा V1, साथ में V2 और साथ में V3, सही बात है। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे V और फॉर्मूला एक ही होता है Q इक्वल्स टू CV, तो V के जगह पे मुझे लिखना चाहिए Q अपॉन C, लेकिन सोचो पूरे सर्किट का है इसीलिए C नहीं, C इक्विवेलेंट लिखाएगा। अच्छा, अब ये V1 है तो ये Q चूंकि सेम है तो Q में 1 2 3 करने की आवश्यकता नहीं, ये लिखाएगा Q अपॉन C1, ये लिखाएगा Q अपॉन C2 और ये लिखाएगा Q अपॉन C3। Q आपको कॉमन लग ही रहा है तो आप देखिए, आप जानते हो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 बाय C1 के साथ 1 बाय C2 और 1 बाय C3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। और यही C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को डील कर रहे होते हो। एक बात तो तय है, ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। तो तुमको याद हो, अगर दो कैपेसिटर कोई लगा देता था, दो कैपेसिटर कोई लगाता था C1 C2 का, कैसे, सीरीज में कोई अगर लगाता था, तो इसी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट अगर तुम वहां निकालोगे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, तो शॉर्टकट में आपको याद रहती हैं चीजें कि C इक्विवेलेंट यहां से जो आता है वो आता है C1 C2 और C1 प्लस C2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर है, दोनों की वैल्यू C है, और हमसे कोई पूछे C इक्विवेलेंट कितना होगा तो मैं बोलूंगा C/2। अगर 5 कैपेसिटर है और सब C है और उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट पूछे तो C/5। अगर n कैपेसिटर होगा, n कैपेसिटर कैसे हो सकता है देख लीजिए, n कैपेसिटर अगर हो, बैक टू बैक ज्वाइनिंग हो, n कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 लगातार कैपेसिटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक, n तक, सबकी वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू होने को आइडेंटिकल कहते हैं। तो यहां से अगर मेरे से कोई पूछेगा C इक्विवेलेंट तो सीधे कह सकता हूं मैं C/n। ये कहानी है सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज, ये कहानी है सीरीज कॉम्बिनेशन की, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, मतलब वोल्टेज का बंटवारा यहां से होगा। मतलब अगर कोई कैपेसिटर का सिस्टम हमारे पास ऐसा है, कोई कैपेसिटर का सिस्टम ऐसा है, दो मेरे पास सीरीज में लगे हैं, दो मेरे पास सीरीज में लगे हैं, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। तो अब जरा सोच के देखो, यहां से तुमने V वोल्ट की बैटरी दे दी, तो ये तो टोटल वोल्टेज तुमने दी होगी यहां से। अच्छा, अब जरा सोचना, यहां से ये Q चार्ज गया था, अब ये Q चार्ज घूम के वापस लौट के भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस C1 और C2 के हिस्से में अलग अलग वोल्टेज गया होगा, इसकी पूरी गारंटी है। C1 के हिस्से में वोल्टेज गया होगा V1 और C2 के हिस्से में वोल्टेज गया होगा V2, तभी तो बात हुई होगी V बराबर V1 प्लस V2। और मजे की बात, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV, और यहाँ पे Q सेम है, इसका मतलब C और V के अंदर इनवर्स रिलेशन है, V प्रोपोर्शनल 1/C है। मतलब आपको अगर 1 नंबर का वोल्टेज चाहिए तो 2 नंबर की कैपेसिटर को उसके सामने लिखोगे, जिस पर वोल्टेज चाहिए वो नहीं लिखना, यहाँ उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर तुमको V1 चाहिए तो उसके सामने C2 लिखना। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ,
V1 अगर मुझे चाहिए होगा तो सबसे पहले उसके सामने C2 लिखूंगा, अब बाकी वही स्टाइल C1 प्लस C2, और जिसका डिवीजन हो रहा होता है ये लिखा जाता है यहाँ टोटल वैल्यू, वो कौन है V। अगर आपको V2 चाहिए होगा तो C1 लिखना होगा और बाकी वही स्टाइल रिपीट होगा C1 प्लस C2 और यहां लिखा जाएगा V। अब सवाल यह है कि ये V1 क्या है, V1 है C1 नंबर कैपेसिटर, यानी कि C1 के अक्रॉस वोल्टेज, उसका नाम V1 दिया है। फिर से समझो, V2 क्या है, V2 है हमारे पास वोल्टेज किसके अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 2, इसीलिए उसका नाम हमने रखा है V2। ये एक शॉर्टकट है। अच्छा सोचो, इस शॉर्टकट का नाम क्या होगा, तो इस शॉर्टकट को बोला जाता है, देखो डिवीजन किसका हो रहा है, वोल्टेज का, इसीलिए इस शॉर्टकट को बोला जाता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। इसको बोला जाता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। यहां से सबसे पहले वोल्टेज बताओ, सबके हिस्से का वोल्टेज, पहला काम समझ लीजिए क्या है, पहला काम वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। भाई मेरे पास 20 वोल्ट की सप्लाई है, 20 वोल्ट की सप्लाई है, और ये 20 वोल्ट सबसे पहली बात कैसे कैसे बटेगा वो आपको समझाता हूँ। सर्किट पहले छोटा करने आना चाहिए। जैसे ही मैं सर्किट के पास गया मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये दोनों कुछ ना कुछ अपने को छोटा करके मिलेंगे। जैसे मैं इसका इक्विवेलेंट अब आगे बनाऊंगा तो देखिएगा क्या मिलेगा। अगला इसका इक्विवेलेंट बनाने जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिएगा। देखिए अब आप देखो मजे से, मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरे पास 9 माइक्रोफराड था उसको तो भैया मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये 9 माइक्रोफराड को मैंने बिना डिस्टर्ब किए हुए, जो 9 माइक्रोफराड है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ बनाया। आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर की मेहनत आज मत करो, सीखो, तरीका सीखो। 2 चैप्टर में मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराता, 2 चैप्टर में मेहनत नहीं कराता। कैपेसिटर में आपको देखो चैंप मिलेगा, आपको टेस्ट देने, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाते रहना। अभी तरीका देखो। सबको धन्यवाद, सब आप लोग जीनियस हैं। थोड़ा मेरा मेथड देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 9 माइक्रोफराड को हमने एज इट इज रखा है। हमारा टारगेट होता है सर्किट को छोटा करो। 3 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड पैरेलल में है, लेकिन चूंकि यहाँ बात हो रही है कैपेसिटर की तो पैरेलल डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो 3 और 6 को जोड़ के बनेगा ये वापस से 9 माइक्रोफराड, ये वापस से बनेगा 9 माइक्रोफराड। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, और नीचे से वोल्टेज गया हुआ है इसके पास, नीचे से यहाँ वोल्टेज गया हुआ है और वो वोल्टेज है 20 वोल्ट का, वो वोल्टेज है 20 वोल्ट का। अब सोचो टोटल अमाउंट 20 वोल्ट है, लेने वाले दो हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वोल्टेज का इक्वल बंटवारा होगा। इक्वल बंटवारा होगा मतलब इस 9 माइक्रोफराड के हिस्से में, कौन सा 9 माइक्रोफराड, जो यहाँ पड़ा हुआ है, इस 9 माइक्रोफराड के हिस्से में, ऐसा कर देता हूँ एक जैसा दिखे, इसके हिस्से में गया 10 वोल्ट, और ये जो 9 माइक्रोफराड है अभी 3 और 6 को जो जोड़ के आया है उसके हिस्से में भी गया 10 वोल्ट, तभी तो इस 10-10 को जोड़ के नीचे का 20 वोल्ट बना था। और मन में एक बात रखनी है कि यार एक बात तो सही है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अब देखो तुम अच्छी बात, इस 9 माइक्रोफराड के अंदर, इस 9 माइक्रोफराड के अंदर अंदर दो लोग हैं, इस 9 माइक्रोफराड के अंदर दो लोग हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो दो लोग हैं उनको भी सेम पोटेंशियल मिलेगा। ऐसे नहीं कि ये जो 10 वोल्ट है उसके भी टुकड़े होंगे, नहीं, क्योंकि 9 माइक्रोफराड के अंदर जो दो लोग हैं वो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल में चाहे उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, पैरेलल का तो एक ही नियम है, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। मतलब इसके हिस्से में 10 वोल्ट और इसके नीचे वाले के हिस्से में भी 10 वोल्ट, समझिए, नीचे वाले के हिस्से में भी 10 वोल्ट। अच्छा, और रही बात इस 9 माइक्रोफराड के हिस्से में, तो भाई वो तो 10 वोल्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसके हिस्से में भी 10 वोल्ट। अब आपको देखो मजे से, अब आपको सारे आंसर पता हैं, आपको तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, सबको 10 वोल्ट 10 वोल्ट आ गया। ये बात क्लियर हो गई तो सी टाइप कीजिए, ये बात क्लियर हो गई तो सी टाइप कीजिए, C1 C2 सी, हाँ, तरीके से। किसी को भी दिक्कत है तो वो दोबारा डी लिख के पूछ सकता है, किसी को भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, आराम से मैं बताने के लिए तैयार हूं। डी, ठीक है, डी आया, ठीक है। देखिए कैपेसिटर
इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे पास था, इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास था। हमने क्या किया उसको, ये था पहले सवाल, 9 माइक्रोफराड बाहर अकेले पड़ा हुआ था, 3 माइक्रोफराड के नीचे 6 माइक्रोफराड था, ये दोनों पैरेलल में है, ये दिख रहा है, तो तुरंत 3 और 6 को सॉल्व करके हमने 9 बना लिया, 3 और 6 को सॉल्व करके 9 बना लिया, और इसको बगल वाले सर्किट में दिखा दिया। अच्छा, अब जैसे ही ये 9 और 9 हो गए, नीचे से हमारे पास सप्लाई हो रही थी 20 वोल्टेज की, 20 वोल्ट की, और 9 माइक्रोफराड आइडेंटिकल हैं दोनों, तो आइडेंटिकल होने से सेम वोल्टेज जाता है, तो 20 वोल्ट सेम अमाउंट में जाएगा तो 10-10 बन के ही जाएगा, तभी तो 10 + 10 20 हो पाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अब इसमें 10 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से सोचो, ये जो 9 माइक्रोफराड है सर्कल किया हुआ पीले कलर से, एक्चुअली में सही मायने में तो उसके अंदर 2 लोग थे, और वो दोनों भी पैरेलल में थे, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इस बात से मतलब ही नहीं है कि वो जो कैपेसिटर लगा है वो कितने माइक्रोफराड का है, जो भी कैपेसिटर लगा है वो चाहे कितने भी माइक्रोफराड का हो, कुछ भी उसकी वैल्यू हो, 5 हो 10 हो, अगर वो पैरेलल में है तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। 9 माइक्रोफराड उसकी नेट वैल्यू थी, उसके अंदर जितने हैं सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। ये मत समझना कि 10 वोल्टेज ही तो था मेरे पास तो 10 रुपए थे, 5 आदमी आ गए लेने के लिए, सबको 10-10 रुपए कैसे दे दूंगी, ऐसा नहीं होता। रुपया थोड़ी है, ये पोटेंशियल है, ये वर्क डन है, ये अमाउंट है, एनर्जी है, सब घूम फिर के इसी सर्किट में रहेगा, खर्चा थोड़ी हो रहा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे इसीलिए ये सब उसको भी 10-10 वोल्ट मिलेगा। तुम इसको ऐसा मत समझना कि दूध है, चॉकलेट है, ये ऐसे ऐसे बट जाएगा, 10 है तो सबको 10-10 मिलेगा, तब तो सबको जोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसी चीज है जो मिलने और बांटने वाली नहीं है ना। यहाँ पे कि कोई भी चॉकलेट बिस्किट की बात नहीं हो रही, ये एनर्जी है, सर्किट में एनर्जी का लेन देन हो रहा है, कभी इसके पास कभी उसके पास, तो इसलिए विशेष इसमें ऐसा नहीं कि दुख होना चाहिए, ये तरीका है, एनर्जी कभी इसके पास कभी उसके पास। चलिए, वोल्टेज है ना, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन, काम हो रहा है, कभी ये कर रहा है काम, कभी वो कर रहा है काम, ऐसे नहीं कि सबको जोड़ देते हैं हर बार। ठीक है, चलो अब चलो अगली कहानी, अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, चाहे इसमें भी बात कर सकता हूं, इसमें भी बात कर सकता हूं। मान लो इसमें से दूसरे पार्ट में मैंने तुमसे पूछ दिया कि बताओ वोल्टेज तो पता कर ही लिए, अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बता दो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बता दो। तुम कहोगे ये तो बड़ा आसान काम है, जब वोल्टेज पता हो गया तो वोल्टेज पता होने के बाद सारा काम आसान, क्योंकि चार्ज निकालने का एक ही फॉर्मूला, Q = CV। अब भाई Q1 Q2 जो भी तुमको करना हो करते जाओ, सबका चार्ज देखते जाओ, सबका चार्ज देखते जाओ, आराम से आ जाएगा। ये देख लो, जैसे पहले वाले का है 10 वोल्ट और यहाँ 9 माइक्रोफराड, तो Q = CV लगा दो, तो कितना आ गया, ये 90 माइक्रोकूलम आ जाएगा। उसी तरीके से 10 × 3 ये 30, ये 10 × 6 ये 60। तो चार्ज जब भी निकालना हो Q = CV, कोई टेंशन नहीं है। एक चीज और पूछी जा सकती है, एक चीज और पूछी जा सकती है, एनर्जी स्टोर भी पूछ सकते हैं। मान लो किसने कहा एनर्जी स्टोर, भाई वोल्टेज पता होने के बाद कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी। सोचो ना, एनर्जी स्टोर है और वोल्टेज पता था, तो ½ CV², जिस कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी चाहिए उसकी कैपेसिटी डाल देना, उसका वोल्टेज डाल देना, आंसर आ जाएगा। मतलब मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इस सारे काम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे इसेंशियल काम है वोल्टेज फाइंड करना, वोल्टेज फाइंड करना। जिसने वोल्टेज फाइंड कर लिया उसका सारा काम हो जाएगा, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज फाइंड करिए, खुश रहिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसको ट्राई करो। नियम बहुत स्वच्छ है, सबसे पहले सर्किट को छोटा करिए, छोटा, साथ साथ करते हैं, सर्किट को छोटा करिए। सर्किट को छोटा करने का मतलब होता है आप रीड्रॉ करो, सर्किट को रीड्रॉ करिए। तो जब सर्किट को तुम रीड्रॉ करोगे, क्यों ना इसको थोड़ा और छोटा कर लूंगा, ये देखिए एक साथ रहेगा तो देखने में आसानी होगी। सर्किट छोटा कर रहा हूं, अब देखिए ये 4 और 2 मिलके, 4 और 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में है 4 और 2, तो ये मिलके क्या होंगे 6। लेकिन कुछ चीजें यहां से अभी समझने की है, कुछ चीजें अभी यहां से समझने की है, बस उस पर ध्यान दे लो, मजा आ जाएगा। जूम करना पड़ेगा, इसको जूम करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कहने जा रहा हूं।
आराम से देखिए, कुछ बातें काम की है। हट जा भाई। चलो, 18 वोल्ट की सप्लाई नीचे से आ रही है, नीचे से 18 वोल्ट की सप्लाई आ रही है जो आप देख पा रहे हैं। जब ये 3 वोल्ट आएगा, सोचो तो यहाँ पे और यहाँ पे कैसे कैसे बंटवारा होगा। अगर इसको 0 मिला है तो पक्का ये 18 होगा, तभी तो 18 पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे भी 18 होगा, और ये 18 है तो ऊपर सेम वायर होने से यहाँ भी 18, और ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। मतलब एक बात तो तय है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ अगर काट के अलग करता हूं, मैंने अगर यहाँ से इतने पोर्शन को यहाँ से काट लिया, और मान लीजिए यहाँ से काट के इसको जैसे ही सर्किट से अलग किया, तो इस वाले पोर्शन के लिए अगर कोई मेरे से पूछे कि पीडी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मैं कहूंगा 18 वोल्ट है भाई, मैं कहूंगा 18 वोल्ट है, मैं कहूंगा 18 वोल्ट है। अच्छा, इसका मतलब मैं उसको इसी चीज को डायग्राम बना के समझाऊंगा। मैं कहूंगा 18 वोल्ट आया है, कैसे आया है वो तू देख, कैसे आया है वो तू देख। अच्छा ठीक है भाई, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ ये पहले का जो 3 माइक्रोफराड है ना, इसको मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा, 3 माइक्रोफराड को तो मैं छू ही नहीं रहा, आराम से देखते रहो। मैंने इस 3 माइक्रोफराड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, और इस 3 माइक्रोफराड को मैंने यहाँ बना लिया, ये मैंने बनाया 3 माइक्रोफराड। अच्छा, अब ये 4 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड के हमने तरीके से इसको अरेंज कर लिए। ये रहा 4 माइक्रोफराड, और नीचे वाला मेरा रहा 2 माइक्रोफराड। इसको मैंने अच्छे से लिख लिया, और एक शानदार बात ये समझ में आ गई कि इसका जो जून है, इसका जो एंड है, इस एंड का यहां से यहां तक का अगर मेरे से कोई पूछे बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं कहूंगा भैया 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, इसका मतलब क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूं क्या, इसको और बेहतर रीड्रॉ कर सकता हूं क्या? तो जवाब है यस। आप इसको सीधी लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 3 माइक्रोफराड को तो डिस्टर्ब ही मत कीजिए भाई, 3 माइक्रोफराड को डिस्टर्ब मत कीजिए, ब्रांच कम करो, तो 4 और 2 ये मिलके 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 6 माइक्रोफराड, और ये 3 माइक्रोफराड जो ये वाला है, ये तो एज इट इज है 3 माइक्रोफराड। अब मजे की बात ये है कि इसके जो एंड हैं, इसके एंड के लिए कोई मुझे पूछे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कहूंगा भैया 18 वोल्ट है इसमें भी, तो कोई टेंशन नहीं है। अब तुम देखो मजे से, जो सर्किट क्वेश्चन में दिया था ये वाला, और लास्ट में जो सर्किट हमने बना लिया सीधी लाइन वाली, वो एक ही सर्किट है, बीच में जितने टुकड़े किए वो भी वही है। तो आपको सर्किट को टुकड़ों में लिखने आना चाहिए समझदारी से। अच्छा, अब दिमाग लगाता हूं, अब मैं सोचता हूं कि कैसे कैसे यहाँ पे बातें हो रही। हमारे पास 18 वोल्ट है, हमारे पास 18 वोल्ट है, और उस 18 वोल्ट का बंटवारा होना है 6 में, 6 में, और मैं थोड़ा एक स्लाइड ले लेता हूं, तब ये बात बेहतर समझ में आएगी। आइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा, समझदारी से सोचिएगा। मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, अभी इसको लेके चलते हैं। आइए देखिए इसको, इस वाले रीजन की बात करिए, इस वाले रीजन की देखिए भाई। मजे से अगर सोचे कोई तो ये कहेगा देखो 18 वोल्ट है, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज चार्ज, सीरीज चार्ज, चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो किसका बंटवारा होगा? वोल्टेज का होगा, तो यहां होगा वोल्टेज डिवीजन। अच्छा, सही है भाई, वोल्टेज डिवीजन होगा, और वोल्टेज डिवीजन में जानता हूं Q इक्वल टू सी भी होता है। वोल्टेज डिवीजन, चार्ज सेम है तो V प्रोपोर्शनल 1/C, भाई वोल्टेज अगर 1 का तो C 2 का लेना पड़ेगा, ये 1 मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं, सोच के देखो, अच्छी बात है। तो मान लो कि मैं चाहता हूं कि 1 पर, यानी कि 3 माइक्रोफराड पर, 3 माइक्रोफराड पर मुझे चाहिए वोल्टेज। अब देखना, अब देखना, 3 माइक्रोफराड पे चाहिए वोल्टेज, इसका नाम V1 है, V1 है, तो V1 लिखना होगा, तो V1 के सामने लिखूंगा C2, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज। सोचो V1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2, C2 कितना है 6, नीचे नीचे 1, ये 3 प्लस 6, नीचे 3 प्लस 6, अच्छा, और इंटू टोटल वोल्टेज वो तो 18 है, मतलब ये वैल्यू आ गई 12 वोल्ट,
12 वोल्ट। अच्छा, अब तो मजा आ गया, अब तो मजा आ गया। जो मैं कहना चाहता हूं समझिएगा, हमारे पास जो कंडीशन आई है, ये 3 माइक्रोफराड के हिस्से में, इसके हिस्से में मिला है 12 वोल्ट, टोटल है 18 वोल्ट, और जोड़ के आना चाहिए, मतलब इस 6 माइक्रोफराड के पास मिलेगा मात्र 6 वोल्ट। 6 माइक्रोफराड को मिलेगा 6 वोल्ट, 6 माइक्रोफराड को मिलेगा 6 वोल्ट। अब मैं समझदारी से आपको जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको मजा आ जाएगा। अब मजा आएगा, देखिए, आइए फिर से, आइए फिर से समझिए। अभी तक क्या कंक्लूजन आया कि भाई ये 6 माइक्रोफराड को जिसको मिला था 6 वोल्ट, इस 6 वोल्ट के अंदर, इस 6 वोल्ट के अंदर 2 लोग हैं। सोचो, इसके अंदर 2 लोग हैं 6 माइक्रोफराड के अंदर, मतलब इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, दोनों को 6 वोल्ट मिलेंगे, क्यों? क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है, चाहे कैपेसिटर की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये 3 माइक्रोफराड को कितना मिला वो तो हम निकाल ही चुके हैं, इसको मिला है 12 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कहानी है 12 वोल्ट की, यहाँ पे कहानी है 12 वोल्ट की। अब बात यह है कि 9 माइक्रोफराड को कितना मिला होगा, ये वाले 9 माइक्रोफराड को, भाई वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, तो इसको तो 18 वोल्ट ही मिला होगा। सोचो, तो इस तरीके से अगर कंक्लूजन में पूछा जाए कि इतना कुछ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के अक्रॉस आपके पास कितना आंसर आया, तो आप देखिए, अब आप मैच करना अपना और फिर मुझे बताना, कि क्या कहानी रही, फाइनल क्या कहानी रही फाइनल। देखिए, मैच करिएगा। 9 माइक्रोफराड के हिस्से में, 9 माइक्रोफराड के हिस्से में 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, 4 माइक्रोफराड के हिस्से में 6 वोल्ट, 2 माइक्रोफराड के हिस्से में भी 6 वोल्ट, 3 माइक्रोफराड के हिस्से में 12 वोल्ट। ये है फाइनल आंसर। मैच कर गया तो एम टाइप करिए, मैच किया तो एम टाइप करिए, ये है फाइनल आंसर। हाँ, सर्किट को छोटा करने आना चाहिए। सर्किट छोटा किया और छोटा करने के बाद से जब थॉट प्रोसेस लगाते हैं तो काम आसान हो जाता है। सर्किट छोटा करिए, छोटा करके तब थॉट प्रोसेस लगाइए, तब काम आसान हो जाएगा, तब काम आसान हो जाएगा। तो ये है सर्किट एनालिसिस, आज शुरू किया है, कल इसमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल इस पे डिटेल में काम करेंगे और कल आपको मैं इसका भी व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह का सेक्शन इसका कराऊंगा। तो आज इतना ही, आराम कीजिए। कल हैंड आउट आपको भेजा नहीं था, क्यों नहीं भेजा था आपको दिखाता हूँ। कल मैं कुछ लिख रहा था इसमें, लिखते लिखते बहुत समय हो गया, रात ज़्यादा हो गई, तो आपको भेजा नहीं। ये देखिए, इतनी कहानी लिखी है, आप शायद देख पा रहे हो, इतनी कहानी इसमें लिखी है। ब्लू बॉक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ज्ञान। ब्लू बॉक्स, ये देखिए, केटीएम सर एक्स्ट्रा ज्ञान, ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा डीप सोचने की इच्छा हो, मान लो कोई चीज जानने की इच्छा हो, तो आप इसको पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। ब्लू बॉक्स से सवाल आएगा या नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। ब्लू बॉक्स बियॉन्ड बाउंड्री है, ये नॉलेज है, नॉलेज है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो, कुछ जीवन का ज्ञान भी होना चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो इसके अंदर है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाकी कलर। ये ब्लू बॉक्स जनरल नॉलेज के लिए, आपको पढ़ा लिखा प्रस्तुत करने के लिए। एलसी ऑसिलेशन की छोटी सी बात करी, सिलेबस में से हटा दिया है उसको, लेकिन मैंने यहाँ एलसी ऑसिलेशन के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए वो लिख दी है, वो लिख दी है। थोड़ा सा इसमें और लिखना है, थोड़ा सा और लिखना है, फिर ये तैयार हो जाएगा। आज के हैंडआउट में विशेष कुछ थ्योरी और एक्स्ट्रा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज का हैंडआउट आपका जो है अपने आप में पूरी तरीके से परफेक्ट है। तो नहीं होता है तो इसको मैं भेज ही देता हूँ 1 से लेके 75 तक। ठीक है, मैं हैंडआउट भेज रहा हूँ, आप इसको पढ़ना, और ब्लू बॉक्स वाले को टाइम मिले तो पढ़ लेना। अच्छा, ये जो जाता है लिखा हुआ ब्लैक कलर में, ब्लू बॉक्स के अलावा जितने भी कलर के कंटेंट जाते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, वो तो सवाल आने वाला है भाई। ब्लू बॉक्स बस तुम इच्छा पे है तुम्हारे, तो तुमको कैसे जीना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इतना ही, आराम कीजिए।